Good morning. Welcome at the online portal of Right Coaching Classes PCC जौनपुर। IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, हम लोग कूलाम्स लॉ और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, चार चीज़ें तो मेनली हैं: फोर्स, फील्ड, यू और वी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ये सब चीज़ें स्टडी कर लिए हैं। और डाइपोल दो चार्ज से बना हुआ सिस्टम, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, और खुद इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, अब ये जनरेट भी करा लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कराए थे एक्सियल में, इक्वेटोरियल में और पोलर फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, है ना। पढ़ने के बाद ऐसे सुनने में समरी बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। हाँ, इतनी चीजें पढ़ी हम लोग, छोटे में पूरा कंक्लूजन मिल जाता है। अब गॉस थ्योरम स्टार्ट करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे सुपीरियर, सबसे स्ट्रांगर, काफी खाया पिया बलवान टॉपिक है ये, मजबूत। इस टॉपिक को देखना है। इससे पहले डायपोल से रिलेटेड कभी कभार फोर्स लिखने के लिए आ जाता है। दो डायपोल हो तो डायपोल बीच में फोर्स का फार्मूला, काफी हाई फाई तगड़ा फार्मूला आता है। इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जैसे केमिस्ट्री में कई तरह के इंटरेक्शन समझाए जाते हैं: डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। वहां पर इंटरेक्शन केवल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स होंगे डायपोल वाले, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसके बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगे, बस इतना। यहाँ पर हम लोग यस नो में नहीं, उस फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली एस्टिमेट करने वाले, कितने न्यूटन का फोर्स लगता है। दो मॉलिक्यूलर, दो ये डायपोल एक दूसरे के पास में रखे गए हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स अपीयर होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो देख लीजिए फार्मूला। दो डायपोल हों, अगर हम डायपोल मोमेंट को लेफ्ट टू राइट ऐसे शो करें तो निष्कर्ष निकालिए, ये कौन सा चार्ज होगा और ये वाला पॉजिटिव, तो कंफर्म है नेगेटिव पॉजिटिव तरफ होता है। एक डायपोल को और ऐसे रख दें, एकदम आराम से, बड़ी चीजों को पहले ही याद कर ले, फिर कॉपी में लिखने में जिससे लगेगा ये तो जानते हैं, ऐसा फीलिंग हो जाए। और ये बातें होना बहुत जरूरी है। किसी चीज को बार बार पढ़ने से, सुनने से तभी दिमाग में फीडिंग होती है। फाइनली एक बार में स्कैन करने से, एक बार में, वही पढ़ाई वाली चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टलेस होती हैं, कम रुचिकर होती हैं, तो एक बार में देखने पर आपके दिमाग में नहीं फीड हो पाएगा। तो उसको रुचिकर बनाना है, कह करके, सुन करके, उसके बारे में चर्चा करके, है कि नहीं। इनके सेंटर के बीच की सेपरेशन आर है। सेंटर बीच सेपरेशन क्या है? आर। इस तरह की व्यवस्था है हमारे पास, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना होता है हम बता रहे हैं, 1/4πε0 इंटू 6p1 p2 और आर पावर। फार्मूला याद हो गया कि नहीं? ठीक। एक डायपोल, खाली ऐसे याद कर लीजिए, फिर अभी कार्य देखते हैं उसका रीजन। एक डायपोल, अच्छा, ये दोनों साइड वाइज रख दिए गए हो, अगल बगल रख दिए गए हो, देख रहे हैं दोनों का डायपोल मोमेंट सिमिलर डायरेक्शन, मन नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है जी? आर। ये फोर्स कितना लगता है? आधा। आधा मतलब समझते हैं आप? आधा मतलब क्या लिखेंगे? ऊपर कितना? 3p1 p2 और डिनोमिनेटर में आर पावर। ये रिपल्सिव होता है, कैसा? और ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है। कितनी ऊंची बात, कितने सहज ऐसे भाषा में हम लोग जल्दी सीख गए। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांगर टॉपिक है, बहुत लोगों, सैकड़ों लोगों फार्मूला नहीं पता है। आप जानिए, दो डायपोल ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस किए जाएं एक्सियल पोजीशन में, तो क्या फार्मूला होता है? 1/4πε0 के 6p1 p2 r⁴। और साइड वाइज जैसे ओवरलैप करते हैं कंडीशन, अगल बगल रख दिए जाए तो 3p1 p2 r⁴। नेचर भी जानते रहिए, जब एलांग रखे जाएंगे एक्सिस के एलांग, तो उसमें कितना होगा? 6p1 p2। नेचर कैसा? अट्रैक्टिव। और अगर साइड वाइज रखे जाएंगे तो तब कैसा? तब रिपल्सिव होगा। 3p1 p2 और रिपल्सिव नेचर होगा। यही बातें हैं। और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रहे, एक ऐसे इस तरह से रहे वर्टिकल पोजीशन में और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तब फोर्स कितना जान दीजिए, एक बार सुस्ता लीजिए।
देख रहे हैं मैक्सिमम फोर्स कब लगता है जब दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेस किए जाए। 6P1P2/R⁴। हमको तो यही फैक्टर बड़ा मजेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार, पहली बार ऐसा मिला। 6P1P2/R⁴ और साइड वाइज रखेंगे तो 3P1P2/R⁴। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल रखा जाए तो नो फोर्स ना। फार्मूला सबको याद हो गया होगा। अब सीखा जाए सिस्टमेटिक। हेडिंग भी डाल लेते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दो डायपोल हों उनके बीच में फोर्स क्या लगता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। आज की तगड़ी हेडिंग है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। फिगर बनाते चलिए, फटाफट नोट करते चलिए। फिगर पहला, एक्सियल पोजीशन या एलांग लाइन, एक लाइन पर लेटे हुए उसी की तरफ। डायपोल मोमेंट P1 है, इसका डायपोल मोमेंट P2। इनके बीच की सेपरेशन क्या है जी, R है, R सेपरेशन। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए पहले। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान दीजिए, U क्या होता है, ये लीजिए फार्मूला में लिख दे रहे हैं पहले। फार्मूला क्या आता है जी, 1/4πε0K 6P1 × P2/R⁴। ये फार्मूला है। नेचर कैसा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नेचर है, नोट करिए। कैसे आता है अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे आता है। पहले एक चीज तो आपको जानना पड़ेगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जानते हैं कि नहीं? एक और चीज जानिए, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी du/dr नेगेटिव साइन साथ ये अब होता है ना। 3 डायमेंशन है तो डेल लगाते हैं, और 1 डायमेंशन है बाई डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट, पोजीशन के रिस्पेक्ट, बस इतना ही फर्क है। ये चीज आपको जानना चाहिए। तो -du/dr, u पहले निकालना है। u क्या होता है, u फार्मूले में खुद है -pe cos आता है, -pe cos। तो -1 का p लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे की वजह से डेवलप कराइए। इसे डेरिवेशन अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं बहुत आराम से आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये डायपोल है, इट हैव डायपोल मोमेंट P1 एंड दिस विद another dipole, it have dipole moment P2. Both are placed along a line in horizontal position. देखिएगा R सेपरेशन पर ये रखे गए हैं, पहले की वजह से दूसरे के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। पहला कौन है, P1। इस डायपोल की वजह से यहां पर जो राउंड किए हैं इस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो किस पोजीशन पड़ेगा, ये वाला पॉइंट एक्सियल की इक्वेटोरियल। अब एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, P के डायरेक्शन में, माने P1 के डायरेक्शन में ही है, इधर की तरफ हो। इसको बोल दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट डायपोल, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 E1। अब ये फरिश्ता था, आया और इस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके चला गया। इसी रीजन के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या फार्मूला, -PE cos, P P2 है, E E1 है, और cos एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो एंगल यहां कितना है जी, 0। बोले तो यहां पर U लिख, पहले E लिखा जाए, E1 क्या लिख दें, E1 इसकी वजह से क्या होता है एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल दीजिए 2 लगता है कि नहीं लगता एक्सियल में, 2P1 और बाई R का
क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला? U इक्वल टू माइनस पी। इतने के बारे में सोचिए, अब उसके बारे में चर्चा बंद करिए। इसके लिए इस रीजन P कितना है? P2। E कितना है? E1। थीटा कितना है? 0 माइनस P2 E1 और काश आप, और काश 0 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू जरा रखिए, U इक्वल्स टू माइनस P2 को रहने दीजिए, E1 की वैल्यू यहां से उठा लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ट्वाइस ऑफ P1 बाई R का क्यूब। बोलिए ये वैल्यू हो गई। अब क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डाटा आया है आप और अच्छे से लिख दीजिए, 2 और हे ही लिख दीजिए एक की जगह, P1 और P2। पोटेंशियल एनर्जी डायपोल अगर एक लाइन के लांग रखे गए हो एक्सेल पोजीशन में, ये पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला है। ये भी बीच का स्टेप है, कभी कभार यही चेक करने के लिए आ जाए तो यही वाला क्लिक कर देंगे। नाउ फोर्स क्या होता है? फोर्स का वही मैथमेटिकल फॉर्म माइनस डी बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कीजिए, नेगेटिव साइन लगाइए, लैंग्वेज में नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने सिखाया था, नीचे अगर आर क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -3 और बाई आर पावर, और -3 जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बोलिए सही है। माइनस में पहले फार्मूला लगाइए, ये तो फार्मूले वाला माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 P1 और P2। चलिए इसी डिफरेंशिएशन करते रहे, नीचे r पावर 4 और ऊपर क्या? -3 ना। बोले यहां +3 कर दें, समझ में आया? बोलिए नहीं समझ पा रहे क्या? अरे आप ही तो बताया कि -3/r⁴, तो -3 क्या यहाँ प्लस कर दिया। ये फोर्स के फार्मूले में एक नेगेटिव लगा, उसको मत डिस्टर्ब करिए। तो क्या आ गया फाइनली? F इक्वल टू हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ 6 P1 P2। और आपको आज सही सही मीनिंग समझा देते हैं, फोर्स नेगेटिव होने का तात्पर्य एक्चुअल मीनिंग क्या है। फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव बिहेवियर। अगर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का Q1 Q2 जब कराएंगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं? फोर्स नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है? फील्ड अट्रैक्टिव है। फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है? फोर्स रिपल्सिव है। तो नेगेटिव साइन आकर के और पुख्ता कर दिया और मुहर लगाने का काम हुआ है। दिस विद अट्रैक्टिव इन नेचर। केवल मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आप नेगेटिव साइन हटा देंगे। नोट कर लीजिए, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स इज अट्रैक्टिव। समझ में आया? आपको याद भी हो गया, डेरिवेशन भी समझ गए आप। अच्छा इसमें बताइए जरा, दो डायपोल अगर अगल बगल लेटे हों साइड वाइज, देख रहे हैं, लेटरल पोजीशन में हो, तो बताइए इसमें पहले की वजह से पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। आर डिस्टेंस, पहला डायपोल मोमेंट ऊपर है, ये यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में? अब तो डायपोल ऐसे है, पॉइंट यहां मार्क करते इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट मान नीचे, इसको लिख दिया E1। अब बताइए इस पूरे सीन को भूल जाइए, जितने पे राउंडिंग किए हैं, घेराबंदी किए हैं, बस इसी में ध्यान देना है। डायपोल मोमेंट ऊपर तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। एंगल कितना? आप यू निकालेंगे -PE cos वाली स्टाइल से, तो -P2 E1 और cos 180। cos 180 कितना? -1। फार्म पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव कर देगा तो डिफरेंशिएशन में जब करेंगे तो वहां से अपना फिर सेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में। अब कितना आ जाएगा? इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो 2 नहीं लगना है, खाली P1/r³ आएगा। तो इसका मतलब 2 नहीं लगना है तो खाली 3 आ जाएगा, बस है कि नहीं? डेरिवेशन समझ गए? अगला सीन,
लेटरल पोजीशन तो समझ में आ गया, एक वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह से लेटा हो, दोनों के सेंटर के बीच गैपिंग आज भी आर हो। देख रहे हैं, ये P1 है और ये P2। जरा देखिए क्यों जीरो आता है, उस क्यों का रीजन हम लोग बता रहे हैं, प्रॉपर रीजनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा कि नहीं? जरूर करेगा, पक्का करेगा। कितना करेगा? ये ऐसे वर्टिकल है और यहां पर पॉइंट ये मार्क किया, देखिए ये पॉइंट कैसे पढ़ा है, एक्सिल की इक्वेटोरियल। बोलिए ये पॉइंट कैसे पढ़ रहा है? इस डायपोल के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल डायरेक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट, P1 का अपोजिट भाई, ये E1 हो गया। अब आप बताइए इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, डायपोल मोमेंट तो इधर दाहिनी तरफ है, राइट साइड में। एंगल कितना है? और आप यू निकालने के लिए कास्ट का उपयोग जरूर करेंगे, मानेंगे नहीं? माइनस पी कास्ट लगाएंगे और कास्ट 90, जो कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन कर फोर्स निकालते हैं, नेगेटिव साइन लगा के, फोर्स भी समाप्त। समझ गए कि नहीं? तो लीजिए ज्यादा समय नहीं गंवाना है, ये जिज्ञासा थी हम लोगों की इतना बड़ा अच्छा वाला फार्मूला आता कैसे है, उसका प्रॉपर रीजनिंग हमने प्रोवाइड कर दिया। सेकंड है लेटरल पोजीशन, साइड वाइज अगल बगल रखे जाए तो कितना फोर्स लगेगा। ये फार्मूला ही ऐसा है कि इस फार्मूले को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और डेरिवेशन तो केवल आप जैसे लोग कर पाएंगे। चलिए क्या आता है फार्मूला? 3 आएगा कि 6 आएगा? 3 P1 P2 बाई R पावर 4। आप जो लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर जो और हमारे मित्रों में जो टीचर हैं, फिजिक्स के अच्छे टीचर जो बाहर हैं नवोदय में और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में, वो लोग देख करके बहुत खुश हुए, है ना? बहुत खुश हुए थे। वो कहे कि भाई आप ऐसे कंटिन्यू करिए। हमने कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है। क्या नहीं, मैटर में आपके दम है, मैटर ऐसे बच्चों को देते रहिए, प्रोवाइड करते रहिए। तो वास्तव में आप कहीं से मिलाएंगे जब मैच कराएंगे, या कोई पढ़ा हुआ बच्चा बहुत परेशान हो, पढ़ने वाले न पढ़ने वाले नहीं, न पढ़ने वाले के लिए बहुत बहाना है। पढ़ने वाले बच्चे जो एक एक चीज एक एक पॉइंट के लिए परेशान होते हैं, उनको दिखाएंगे तो उनको लगेगा हाँ नोट्स कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने बहुत अच्छे थे, लेकिन बाहर जाने की वजह से, है ना, उनको थोड़ा अब शर्म आती है मिलने में, बातचीत करने में। शुरुआत बहुत अच्छे थे, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया, भारी भरकम फीस भी पेड किए और आकर के सिलेक्शन न मिलने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। उनको बैच में बोले कि आ जाइए आप लोग, फिर से जुड़ लीजिए। तो उनके पास बहाने यही थे कि सर हमको सब तैयार है, पूरा मैटर तैयार है, हम क्यों टेस्ट देना चाहते हैं, या टेस्ट सीरीज एक बार दिखा दी कैसे टेस्ट होता है आपके यहाँ। मैंने ऊपर ऊपर सरफेस वाली स्टडी, है ना। फिर उनको ये डर लगा कि नहीं यहाँ चलेंगे तो हो सकता है छोटी सी बैच में यहाँ के बच्चे अच्छा कर जाए, वो डिफीट हो जाए, तब उनको डर लगने लगा कि नहीं सर मोरल डाउन होगा इससे हमारा, वहां से पढ़ के आए हैं। तो सही बात है, बाहर से पढ़ के आए, कहीं से पढ़ के आए, मेहनत करेंगे तो वो उनको चीज आती रहेगी, नहीं मेहनत करेंगे तो कोई बात नहीं, कहीं पढ़े रहें। हटा दें इसको। ये एक आप लोग लग जाइए, जो भी 100 दिन का समय है, अभी 90-100 दिन का, उसमें पूरी ताकत आप लगाइए। पर डे रिवीजन करिए। फिजिक्स के नाम पर 2 घंटे, केमिस्ट्री 1 घंटे, बायो 1 घंटे, 4 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। आपका सिलेक्शन एकदम श्योर, एकदम डन। लेकिन ईमानदारी से 4 घंटे रोज, 4 घंटे न करके एक दिन 7 घंटे 6 घंटे करेंगे, फिर अगले दिन गैप कर दें तो घातक होगा, नुकसानदेह। पर डे आपको करना है काम रोज, और खूब ब्रेन को आराम देते हुए, दिमाग को एकदम आराम देते, एकदम कूल माइंड से। पढ़ने का सही तरीका जो हमारे समझ में आया है वो ये है, मॉर्निंग में जगिए तो कम समय में आप बायोलॉजी पढ़िए,
है ना। दिन के उजाले में आप 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लीजिए और रात में, शाम से रात में 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। यही आपकी स्टाइल होनी चाहिए। 4 घंटे पर्याप्त है, क्योंकि आपका समय 5 घंटे 6 घंटे कोचिंग में जा रहा है ना। 4 घंटे लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है पर डे। तीनों सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। वो वाला हो गया लेटरल। तीसरा सीखते हैं इक्वेटोरियल। एक हॉरिजॉन्टल हो, एक वर्टिकल। डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P1, इसका डायपोल मोमेंट P2। इनके बीच की जो गैपिंग है वो R है। R इस समय फोर्स कितना आता है जी? लेटरल वाले में फोर्स लिखे हैं, नेचर कैसा होता है? अच्छा, किसी आदमी को समझा भी सकते हैं आप रिपल्सिव कैसे होगा, या एक्सेल वाले में अट्रैक्टिव कैसे होता है, समझा लेंगे? भाई फार्मूले में पॉजिटिव आया तो रिपल्सिव, नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव। लेकिन कोई ये चीज न जानता हो तो बेसिक तौर तरीके कैसे आप समझाएंगे? इधर देखिए, जैसे ये डायपोल एक रख दिए, एक डायपोल यहां रख दिए, P1 और P2 दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है। देखिएगा तो यहां पर चार्ज अगर दिखाना हो तो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। और ये वाला फिर बताइए यहां पर, अब आप बताइए इन दोनों में नियरेस्ट पोल में कैसा इंटरेक्शन होगा? अट्रैक्टिव। बस इतने से नहीं, अभी और भी तो हैं, कई पेयर बनेंगे फोर्स के। इनमें कैसा फोर्स लगेगा? तो 2 अट्रैक्टिव फोर्स वाले पेयर मिले। लेकिन इन दोनों में ज्यादा ग्रेटर, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कौन है? नियरेस्ट पोल वाला अट्रैक्टिव, फार्थेस्ट पोल वाला नजदीक वाला, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। अच्छा, अभी और पेयर बनेंगे। इसमें कैसा बनेगा? इसमें कैसा बनेगा? तो 2 अट्रैक्टिव 2 रिपल्सिव वाले पेयर बने। लेकिन डिस्टेंस सबसे कम जो है वो इन्हीं के बीच में है। यही अट्रैक्टिव वाला जो फोर्स है ये सबके ऊपर हावी हो जाता है। ओवरऑल जो नेट फोर्स है उसका नेचर अट्रैक्टिव ही बना रहता है। समझ पाए? जब साइड वाइज लेटरल पोजीशन में से शिफ्ट करते हैं, आप इस तरह से प्लेस करते हैं, तो बताइए जरा, यहां पर चार्ज नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो यहां पर बताइए इनके बीच में कैसा फोर्स? इनके बीच में गेस करिए, इनके बीच में, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। रिपल्सिव वाले पास हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं, तो डायगोनली पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा होगा कि नहीं पाइथागोरस? तो अट्रैक्टिव ज्यादा कि रिपल्सिव ज्यादा? रिपल्सिव वाला बिहेवियर ज्यादा। इनके बीच में भी अट्रैक्टिव, लेकिन दूरी की वजह से डोमिनेट हो जाएगा, दब जाएंगे, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर ओवरऑल नेचर कैसा आएगा? रिपल्सिव वाला है। इसमें कैसा? अट्रैक्टिव वाला है। चलिए, और इसमें जब हो भी नहीं करता तो क्या सोच समझे, क्या दिमाग लगाए? होता ही नहीं। चलिए देख लीजिए गौर से। अब नए थ्योरम पर चर्चा होगी, नए कॉन्सेप्ट पर। काफी लंबे समय से हम लोग सीख रहे थे और इतने दिनों से इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग सीख रहे हैं। लगभग 15 लेक्चर तो हो ही गया होगा, 15-16 लेक्चर। लेकिन ऊबन बिल्कुल नहीं आया। हर दिन हम लोग नया नया सीख रहे हैं, है ना। नयापन कुछ न कुछ होता जा रहा है। यही इलेक्ट्रोस्टैट ही एक ताकतवर बड़ा मजबूत टॉपिक है। इसके बाद सारे चैप्टर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। अभी हम लोग बड़े बड़े टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैट समाप्त हो जाएगा तो इसके जस्ट बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। फिर जस्ट उसके बाद मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट, करंट के बाद मैग्नेटिज्म के बाद फिर लौट आएंगे ग्रेविटेशन पर, फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ग्रेविटेशन किस पर बेस्ड होगा? इलेक्ट्रोस्टैट पर। और करंट पर बेस्ड कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे? थर्मोडायनेमिक्स।
है ना, इसमें करंट फ्लो करेगी, उसमें हीट फ्लो करेगी। इसमें रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक वाला, वहां पर थर्मल वाला रेजिस्टेंस। काफी चीजें कंपेयर कर खटाखट एकदम से फार्मूले आते चले जाएंगे, टफ नहीं लगेगा आपको, बहुत नयापन फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि चीजें पढ़े हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर हैं। क्वेश्चन तोड़ने की एक अच्छी टेक्निक पता हो जाएगी आपको। ये भी हटा दे रहे हैं। लीजिए गास थ्योरम। गास थ्योरम बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें लैंग्वेज बहुत कम मिलेगी आपको, कंक्रीट कॉन्सेप्ट ही है सब। रीजन ये है गास जी फिजिसिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं, ये मैथमेटिशियन थे। गास वाज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये गणित के राजकुमार थे मैथमेटिक्स। चलिए हाँ, गास थ्योरम क्या है जरा समझिए। पहले कुछ बेसिक टूल समझते हैं। एक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो जाए और जो सरफेस है उसका एरिया पता हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन शर्त ये है सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलनी चाहिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है आप पास तो उसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स बनाएगा, कौन सा कंपोनेंट, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस साथ नॉर्मल 90 डिग्री बनाएगा, पैरेलल वाला नहीं बनाएगा। कोई जनरल एंगल वाला तो हाँ बनाएगा, क्योंकि उसका नॉर्मल पैरेलल दो कंपोनेंट टूटेगा, नॉर्मल वाला बना लेता है। चलिए फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताएगा, हम लोग बता देंगे, आपस में चर्चा हो जाएगी, नहीं आएगा तो कूलाम जी बता देंगे, है कि नहीं। कई ऑप्शन है हम लोग पास। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल चार्ज है उसके लिए भाई 3 फार्मूला, बाहर होता है, सरफेस पर भी होता है, अंदर कंडक्टिंग में नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग में होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में, है कि नहीं। लाइन चार्ज है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ता है, फिर रूट में स्क्वायरिंग एडिंग, यही ना। ये सब तमाम बातें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। रिंग की वजह से भी होता है, डिस्क की वजह से भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला हम लोग कॉपी में कैद है। और एरिया, एरिया ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर टर्म है, एरिया सबको नहीं आता है। अब सुनकर बड़ा अचंभा हो रहा है कि एरिया तो हम लोग जानते हैं, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, डिस्क के एरिया पाई आर स्क्वायर, स्फीयर के एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए, रेक्टेंगल का एल इंटू बी, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, या बेस इंटू हाइट। कोई राइट एंगल ट्रायंगल की व्यवस्था ना हो, तीनों साइड पता हो, तो हीरो फार्मूला लगाइए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, वेयर एस क्या है, तीनों साइड के सम का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसी को एस कहते हैं, सेमी पेरीमीटर या हाफ ऑफ पेरीमीटर। हमने क्या बताया एरिया फार्मूला, अंडर रूट, ट्रायंगल की बात हो रही है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऐसा बोलने पर आप लोगों को लगा होगा काफी जानकार हैं सर हमारे, है कि नहीं, इतना बड़ा बड़ा फार्मूला कितने आसानी से याद है इनको। हाँ तो बस इतने तक हमारी क्षमता है, इससे ज्यादा हमको एरिया नहीं आता, जान लीजिए। जैसे सर्कल का हमने क्या बताया जी, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। अगर स्फीयर हो जाए, पूरा गोल मटोल हो जाए, तब चौगुना कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं। तो लोगों को फ्लक्स एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ी, फ्लक्स, और फ्लक्स के एस्टिमेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता था, एरिया के एस्टिमेशन में बड़ी तकलीफ हुई, एरिया नहीं निकल पाता था। एरिया कुछ जाने सुने 4-5 ज्योमेट्री का ही हम लोग बता पाते हैं, सर्कल है, डिस्क है, स्फीयर है, कोन सिलेंडर है ना, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है, इन्हीं सब का, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, इन्हीं सब का जाने सुनी। कोई जनरल फिगर बन जाए तब नहीं बता पाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए बताइए
ये ब्रेड है, रोटी है, इसका एरिया क्या होगा, तो सेंटर से इसका रेडियस मेजर कर लीजिए और रेडियस मेजर करके पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा कि नहीं। चलिए, अच्छा, ये ब्रेड में हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, क्या खाते हैं, पेरीमीटर खाते हैं, एरिया खाते हैं, वॉल्यूम खाते हैं, एरिया खाते हैं। क्या खाते हैं, एरिया। अगर जोंधरी की रोटी मोटी वाली है तब कह दीजिए वॉल्यूम खाते हैं, है ना। हाँ सुनिए, जैसे एक दुकान वाला था, पिज्जा की कोई कंपनी थी, वो लोगों को पिज्जा देने का काम करता था और दावा करता था कि मार्केट में सबसे सस्ता हम ही देते हैं। कभी कभार लोगों को गुमराहित कर देता था और लोग उसके चक्कर में फंस जाते थे। जैसे वो एक पिज्जा बना रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस का। कितने सेंटीमीटर रेडियस है, 10, और इसकी कीमत है मात्र 100 रुपए। ले जाइए 100 रुपए, है ना। और जैसे उसके पास सामान खत्म हो जाता था, वो इस टाइप का नहीं मिलता था, अच्छे टेस्टी भी होता था, 10 सेंटीमीटर वाला, 100 रुपीज वाला, है ना, बहुत खाने मजेदार होता था। अब क्या, एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया, शाम के समय, वो क्लोजिंग पे था, बंद कर रहा था दुकान, और कहा भाई हमको पिज्जा दे दीजिए, वही 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, बड़ा अच्छा है, हमारे पूरे फैमिली में हो भी जाता है, सब लोग एक पीस खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि आज हमारे पास 10 सेंटीमीटर रेडियस का नहीं है, हम आपको 2 पिज्जा दे रहे हैं, 2 पिज्जा दे रहे हैं, काम आपको वही होगा, एक है 7 सेंटीमीटर रेडियस का और एक है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और आपको आज हमारे कंपनी का 25वां साल है, इसलिए इस खुशी में हम आपको छूट भी दे रहे हैं, है ना, कुछ पैसा कम ले रहे हैं आपसे, आप केवल 90 रुपए दे दीजिए हमें। क्या रुपए बताइए, अगर 2 पिज्जा खरीदा जाए तो वो आदमी फायदे में होगा, घाटे में? बोलिए जी, मतलब का ये पिज्जा नहीं मिल रहा है, बताइए, फायदे में घाटे में? दुकानदार फायदे में, ग्राहक घाटे में। कैसे समझाइए जरा। एरिया, हाँ एरिया करें पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर करें 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का 100 रुपए है, तो 1 पाई का 1 रुपए, 100 पाई का 100 रुपए, माने 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 1 रुपए है, 1 पाई का। यहां देखिए, यहां पाई कीमत है, देख रहे हैं नहीं पाई कीमत हो रही है, 1 पाई 1 रुपए का। इधर देखिए, इसका कितना आएगा, 7 7 49, 49 पाई आएगा, और इसका 9 पाई। ओवरऑल एरिया कितना हो गया, 58 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पाई का दाम 1 रुपया था, 58 पाई दाम क्या रुपए होना चाहिए था, 58 रुपए, लेकिन बहका करके ले रहा है 90 रुपए। दाम भी ज्यादा ले रहा है, आपको साइज भी कम दे रहा है। आप तो खाली यही देख रहे हैं 7 और 3 10 हो गया, तो रेडियस मत मैच कराइए। क्या देखना है आपको, दिमाग की बत्ती जलाइए, एरिया आपको कंप्लीट करना है, समझ रहे नहीं, यानी आप घाटे में जा रहे हैं, समझ लीजिए। और कहीं कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, लीजिए आज 7 3 वाला भी समाप्त हो गया, आप मात्र केवल और केवल 80 रुपए दीजिए, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 ले जाइए, 5 वाले, तब और घाटा लग गया। इसका कितना हो, 25, इसका कितना हो, 25, 50 पाई हुआ ना, 50 रुपए होता है, तभी 30 रुपए ज्यादा ऐट ले रहा है, आपको खुश करके भेज रहा है, भाई सालगिरह था, है ना, इस वजह से हम लोग दे रहे हैं इसको, 25 साल कंप्लीट हो गए, तो उस खुशी में आप ग्राहक को खुश किया जा रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो गास थ्योरम से हम लोग क्या निकालते हैं, अभी तक कुछ रहस्य पता नहीं लगा। गास थ्योरम से हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालते हैं, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का डी रूल क्या था, देहाती रूल, बेसिक टेक्निक थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इसमें समस्या कहां आने लगी, बातें कहां फंसने लगी, एरिया के एस्टिमेशन में। जैसे हम कहेंगे, बताइए ये ब्रेड है, ब्रेड रोटी है, इसका एरिया बताइए, तो आप कह देंगे रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। चलिए कोई बात नहीं, रोटी एकदम आधी है, आधी रोटी आप आधी हम, देख रहे हैं, आधी रोटी, हाफ ब्रेड बचे, तो बताइए एरिया कितना होगा, कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 चौथाई है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 करें।
लेकिन रोटी कभी कभार जनरल वे में, जैसे आधा करना है तो क्या उसको आरी लेकर के चाकू ले काटते हैं, ऐसे ही हाथ से तोड़ते हैं। जैसे ज्यादा खाने का मन है तो बड़ा वाला ले लेंगे, और नहीं तो कहेंगे भाई कि ये वाला आप, ये वाला आप, छोटा वाला आप ले लेते हैं, है ना। जनरली जो तोड़ने का आइडिया है आपका, जनरली जो जिग जैग इस तरह से, जैसे रोटी ऐसे तोड़ दिया आपने, इसे तोड़ दिया, आपके हाथ आरी की तरह है, ऐसे खरबूजा टाइप का, इस तरह से नोच लिया आपने रोटी को, है ना। इसका एरिया कोई बता दे, हिम्मत हो बता लेंगे? बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल कह दें तब भी हम मान लेंगे, असंभव है। एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट एरिया कैसे बता पाए? रोटी आप रखे हैं, पता लगा चुरा करके रखे हैं, और उसको प्लेट से ढकना भूल गए, और कोई चूहा ऐसे धीरे धीरे से कुतर गया, चूहा ऐसे कुतर गया, ऐसे दांत से काट के खा गया। इस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ब्रेड, बचे हुए रोटी, यहां से तोड़ी गई रोटी, इस तरह के टुकड़े का एरिया बताइए। मुश्किल है कि नहीं? अब चूहा अगर सब होता, आरी लेकर चलता कि आए, आरी लेकर आधा अपनी जरूरत है, आधा अपना काट के ले जाए, आधा छोड़ दे, तब तो एरिया आसान था। लेकिन जिग जैग शेप में जो टेढ़ा मेढ़ा से बना है, उसका एरिया नहीं निकल पाए। इसी समस्या को सुलझाने के लिए लोग दौड़ करके गए, एरिया नहीं आ रहा था, एरिया नहीं आ रहा था, कौन बताएंगे? फिजिसिस्ट बताएंगे, मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन। और सबसे अच्छे जाने माने उस समय के एक गास जी थे, गास पास दौड़ करके गए लोग, गास से कहे कि गास भैया हमको एरिया नहीं आता है। तो गास लेट सो के उठते थे, खूब जम्हाई ले रहे थे, खूब बड़ा मुंह पाए, एकदम जम्हाई लेते हुए, एकदम गड़ाई लेते हुए दरवाजे में से पैर लगा खड़े हो, और उनका खबरदार वहीं रहिए, अंदर मत आइए, तो नोट कर लीजिए, पेज लिए हो, फिर जाइए अपना काम करिए, क्या फालतू परेशान करें सुबह सुबह। उनका लिखिए, सर्किल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्फीयर के एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, ट्रायंगल है तो सबसे बड़ा हीरो वाला फार्मूला लगाइए, नहीं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए। ऐसे फार्मूले बताए तो लोगों ने इनकी चुटकी लिया, मजाक किया, बस भैया घास हो गया, और कुछ बोलेंगे भी, फिर मंगवाएंगे एक बार, फिर जमाई लेंगे। घास ने कहा इतने से काम हो जाएगा? कहा नहीं नहीं, ये जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ब्रेड है, जो टेढ़ी मेढ़ी रोटी है, जो रोटी का बचा हुआ पीस है टुकड़ा, इसका एरिया बताइए। घास एकदम परेशान, सुबह ही उनका समझिए सबसे गड़बड़ गया, कभी क्वेश्चन का फंसता नहीं था। तब से 1 महीने तक लगातार घास जी एकदम चिंता में पड़े रहे, एकदम चिंता में, भोजन पानी कम हो गया, रोटी खाना छोड़ दिए उन्होंने। जब भी रोटी खाते थे चाकू से काट काट के सही तरीके से खाते थे, है ना। इस तरीके से जिग जैग शेप वाला जब भी सामने आता था तो एक बार उनके मन बड़ा दुखी हो जाता था, इसका एरिया हम नहीं बता पाए। अब की बार विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर गास जी फिर जाते हैं, जो कॉमन पीपल थे गांव वाले, उनके घर पे जाते हैं, उनके दरवाजे के से कुंडी खटखटाते हैं, वो लोग बाहर आते हैं, और गास जी बड़े विनम्रता से, बड़े पोलाइटनेस के साथ ऐसे हाथ जोड़ कहते हैं, भाई आप हमारी सेहत के साथ क्यों ऐसे खिलवाड़ किए, क्यों मजाक किए, ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन दे करके, आज तक हमसे सॉल्व नहीं हो पाया। ये बताइए आप लोगों की मूल समस्या क्या थी, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? एरिया तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपकी रियल प्रॉब्लम क्या थी? आप हमको इस तरीके से हमारा हेल्थ डाउन करने के लिए ऐसा काम किए हैं, या कोई किसी समस्या में वास्तव में आप फंसे थे? तो उनका आगाज, भैया हमारे विचार आपके प्रति बड़े अच्छे हैं, हम वास्तव में एक समस्या में उलझे हुए थे, हमको कोई धीरे से कान में बता दिया था EA इक्वल टू EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल जाता था, कूलाम जी बता देते थे, एरिया हम गांव वाले मिल करके, सब लोग मिलजुल करके नहीं निकाल पाते थे। हमने सोचा आपसे मदद लिया जाए। घास जी मुस्कुराए और गुस्साए, दोनों काम किए, और उन्होंने कहा कि आप लोग एकदम गांवटी गंवार टाइप के ही रह गए, है ना, छोटी सी समस्या के लिए हमारी हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ आप कर दिए। आपको EA चाहिए, रोड पर जर्किंग है, टूटा फूटा रोड है, पानी इकट्ठा है, आप रोड ही बदल दीजिए, नए रास्ते को अप्लाई करिए, बाईपास वाला रोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एकदम सीमेंटेड टाइल्स लगा हुआ रोड, इस पर आप चलिए। फाई की वैल्यू होती है Q इंटरनल, अब आई एब्सोल्यूट। बस उस टेढ़े मेढ़े सरफेस का अंदर झांक लीजिए, गौर से देख लीजिए चार्ज कितना हुआ है, चार्ज कितना बैठा है, चार्ज ऊपर रखिए, धीरे सबसे लट के नीचे, यही है, ले जाइए, एकदम मौज करिए। लोग खूब ताली बजाकर स्वागत किए, खूब गुड़ पानी उनको खिलाए पिलाए, है ना। उस दिन से सब लोग एकदम खुशी में रहने लगे।
फ्लक्स निकालना बेहद आसान, बेहद सुगम हुआ। पहले बहुत टफ था क्योंकि एरिया नहीं मिल पाता था, उलझ जाती थी बात। एरिया है छोटी चीज लेकिन आता नहीं किसी को था जनरल शेप का। जैसे आलू का एरिया बता लेंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। आलू को वॉल्यूम बता लेंगे, नहीं आ पाएगा, है कि नहीं। इलिप्स हो, सर्किल हो, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब के एक बार हाथ लगाया जा सकता है। कोई कंकड़ उठा लीजिए टेढ़ा मेढ़ा जिसमें तमाम इस तरीके से निकले हैं गुम्मी गुम्बा चारों तरफ, उसका बता लेंगे ना। एक ठो अद्धा तोड़ के दे दिया जाए, बताइए इसका वॉल्यूम कितना, बता लेंगे, नहीं बता, है कि नहीं। एकदम फाइन फिगर होगा, फिक्स ज्योमेट्री होगा तब तो बता लेंगे, जनरल फिगर का नहीं बता पाए। जैसे आप अपने बॉडी का एरिया नहीं बता पाए, पता लगा कान यहाँ उबड़ खाबड़ है कि नहीं। अपने बॉडी के एरिया नहीं बता पाएंगे, जिग-जैग शेप है ना। वॉल्यूम बता सकते हैं, वॉल्यूम बताने की टेक्निक है हमारे पास, आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल। कोई बाथिंग टब हो या टैंक हो, पूरी तरह से फिलअप हो, उसमें आप एंट्री करिए तो जितना वाटर बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम मेजर करिए, वो आपके पूरे बॉडी का वॉल्यूम हो जाएगा ना। एरिया नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो गास थ्योरम समझ गए होंगे। गास थ्योरम क्या है? फ्लक्स एस्टिमेशन की टेक्निक है। लिख लीजिए, इस महत्वपूर्ण बात को पहले लिख लेते हैं। इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एस्टिमेशन टेक्निक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एस्टिमेट करने की टेक्निक है, शॉर्टेस्ट अप्रोच। क्या है? फाई इक्वल टू अंदर का चार्ज और बाय एप्सिलॉन नॉट के, यही है गास थ्योरम। आप लोग भी के लिखा करिए। एक बार हमसे सवाल किया गया था कमीशन में, आयोग में इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा गास थ्योरम जरा आप बताइए। गास थ्योरम ने बताया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस is given by 1 by epsilon naught k times of net charge placed inside the surface, है ना। जो वहां के इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, चेयर पे बैठे थे आरामदेह वाली कुर्सी पर, पैर फैलाकर थोड़ा पीछे हो लिए और कहें कि सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, सर कह के कॉल करते थे, एज ए टीचर पहले से जूम करते थे सम्मान के साथ। तो कहें सर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, कहीं पर बात विवाद होता है, तो सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। एनसीईआरटी की बुक में एप्सिलॉन नॉट के नहीं लिखा गया डिनोमिनेटर में, केवल एप्सिलॉन नॉट ही लिखा गया है। हमने कहा सर हम बुक तो नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं लिखा गया तो इट मस्ट बी रिटन देयर, काली पेन उठाइए वहां लिख दीजिए, ऐसे हमने बोल दिया। बिकॉज आप ईच एंड एवरी फार्मूला मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग जनरल फार्म, हमेशा सामान्यीकृत होना चाहिए, सबके लिए जो अवेलेबल हो, सबके लिए लग सके आसानी से। जो बच्चा खाली इतना पढ़ के बैठेगा अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब वैक्यूम या एयर के लिए सीख रहा था। अगर मीडियम आ जाए तो के लगाएगा कहाँ, जब के का दर्शन ही नहीं किया है तो के लगाएगा कहाँ। के ऊपर लगा दे कि नहीं आज मंगलवार है नीचे लगाइए, नहीं बुधवार है बुधवार, के ऊपर लगाए लेकिन स्क्वायर लगाकर, तो कैसे सीख पाए कि नहीं क्या होना चाहिए, के पर पावर कितनी होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, है कि नहीं। तो फार्मूला आप जनरल लिखिए, बाकी एयर या वैक्यूम होगा तो के छोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फार्मूले को जनरल फार्म लिखना चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है तो इसके लिए कोई वाद विवाद, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। आप खुद समझदार हैं, लिखने वाले भी आदमी होते हैं, भूल हो सकती है, आप सही लिखिए। नोट हो गया। एग्जाम्पल तो बनता है, इस पर एग्जाम्पल ही इसको क्लियर करेगा। गास थ्योरम शुरू की एक लाइन में खत्म करती है, इस पर क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, है ना। बाकी धीरे धीरे फिर से इलैबोरेट करते हैं। अभी ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया को उसको छोड़ दिए, वो बेसिक होता है। चलिए यूनिट क्या होती है जानते हैं? यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है फ्लक्स का? वोल्ट इंटू मीटर। पहला एग्जाम्पल, ये जिगजैग सरफेस है, एक चार्ज यहाँ Q1 है, यहाँ चार्ज माइनस Q2, यहाँ चार्ज प्लस Q3, यहाँ चार्ज माइनस Q4, यहाँ चार्ज प्लस Q5। बताइए फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस से इनक्लोज्ड? कौन सा चार्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है?
अंदर वाला, बाकी बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखेंगे? अंदर का चार्ज Q1 है माइनस Q2 और प्लस Q और बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए होंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल। कोई स्फीयर है, ठीक ठाक बढ़िया वाला स्फीयर, उसके अंदर कोई डायपोल फेंक दिया जाए, डायपोल, बताइए फ्लक्स क्या होगा? क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव है। हम लोग नेट चार्ज लिखना है और नेट चार्ज लिखते लिखते ही कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? जीरो। नो फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर दो डायपोल फेंके जाएं, दोनों अलग अलग कंपनी के, पहले वाले पर माइनस क्यू प्लस क्यू स्मॉल वाला है, दूसरे पर कैपिटल क्यू प्लस में कैपिटल क्यू माइनस में, तो दो डायपोल थ्रो कर दिया, तब बताइए नेट फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। क्योंकि एक डायपोल अपना अपना कैंसिल कर लेगा। अब की बार सावधान हो जाइए, 3 डायपोल थ्रो कर रहे हैं। कितने डायपोल? 3 आड नंबर है, सोच लीजिएगा, विषम संख्या। 3 डायपोल फेंका जाए तब बताइए क्या होगा? तब भी जी, क्योंकि ईच अपना कैंसिल कर लेता है, एक डायपोल अपना वाला चार्ज जीरो कर लेगा। ठीक, जब इतना समझी गए तो आइए यहां ये स्फीयर है, स्फीयर, और ये कोई वायर है, तार है। तार पर कितना चार्ज है ये तो नहीं पता, लेकिन चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है, लैम्डा। सेंटर से कितनी सेपरेशन है? दिस विद एक्स। और इस स्फीयर की अपनी रेडियस क्या है? कैपिटल आर। ये क्या है जी? स्फीयर। और ये क्या है? वायर है या रॉड है। तो हमेशा फ्लक्स किससे डिमांड किया जाता है? क्लोज्ड सरफेस से, है ना? तो यहां पर क्लोज्ड सरफेस कौन है? स्फीयर है। इसी स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा एसोसिएट, वही आपको पता करना है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट। ये शार्ट में ई फ्लक्स लिख दे क्या? ई और डैश फ्लक्स। थोड़ा सा सुधार करिए। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड, हाँ, एसोसिएटेड विद स्फीयर। स्फीयर से एसोसिएट आपको फ्लक्स एस्टिमेट करना है। पहला ऑप्शन Q बाई एप्सिलॉन नॉट की, दूसरा ऑप्शन लैम्डा इंटू एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन लैम्डा इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट की, चौथा ऑप्शन 2 लैम्डा इंटू अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टफ बिल्कुल है ही नहीं। बस आपके लिए मेन चुनौती का क्या है? एक्चुअली यहां पर चुनौती, मेन चैलेंज है अंदर का चार्ज निकालना। अंदर का चार्ज आ जाए तो किसी आते जाते नीचे एप्सिलॉन नॉट के रखवा लीजिए, डिवाइड कर लो, काम बन गया। गास थ्योरम वास्तव बहुत मजेदार लग रहा है, शुरुआत ही इसकी अच्छी हो गई। लीजिए सॉल्यूशन पे आइए। पहले ये देखिए कितना पार्ट, लेंथ कितनी अंदर लाई कर रही। रेडियस आर है तो ये रेडियस है, यहां से लाइन तभी ये भी तो रेडियस होगा जी, बोले। पाइथागोरस से बाहर वाले चार्ज के बारे में चिंता नहीं करें, अंदर कितना चार्ज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। चलिए ये बताइए कितना होगा ये लेंथ पाइथागोरस से, ये तो हाइपोटेनस है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इतनी ही लेंथ तो नीचे भी पड़ेगा सिमेट्री से, यानी कितना हो गया टोटल लेंथ? 2 इंटू अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू भाई लैम्डा होता है क्यू बाई एल, तो हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है कि नहीं? लैम्डा और लेंथ टोटल कितना है जी? 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस
जब चार्ज मिल ही गया तो फ्लक्स बताने में क्यों लेट कर रहे हैं? फ्लक्स क्या होता है? अंदर का चार्ज, ये क्यू इंटरनल लिख दिया, अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट की, अंदर चार्ज कितना 2 लैम्डा, थोड़ा सीक्वेंस में लिख दीजिए रूट ऑफ। समझ में आ गया? अच्छा लगा ये सवाल? बोले और लोगों के लिए टफ है, और आप बस थीम को समझ गए, उसकी आत्मा को जान गए हैं कि क्वेश्चन में दिक्कत कहां आ सकती है, क्या मेन चीज है। फ्लक्स निकालना गास की मदद से बहुत आसान हो गया, लेकिन अब हम लोगों की जिम्मेदारी है अंदर का चार्ज टटोल लें, अच्छे से गौर से देख लें कहां कितना चार्ज बैठा है, वही इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखने में तो दोनों हमशक्ल लग रहे हैं, देख रहे हैं दोनों एकदम डब्लू बबलू की तरह लग रहे हैं, लेकिन इसमें से एक 3 डायमेंशनल है, एक 2 डायमेंशनल। एक क्या है? स्फीयर है, और ये क्या है? रिंग है। चार्ज इसी रिंग पर है, देखिए कितना चार्ज है कैपिटल की, और दोनों के सेंटर के बीच की गैपिंग आप देखेंगे कहीं जरी, ये तो कुछ अजीब सीन है। दोनों सेंटर बीच गैपिंग क्या है जी? आर। कोई पूछे रिंग की रेडियस तो कहेंगे आर, स्फीयर की रेडियस इसकी भी आर ना, इस तरह से काटते हुए रखा गया सी। आपको पता करना है कि फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स किससे एसोसिएट निकालेंगे? रिंग से एसोसिएट कि स्फीयर से एसोसिएट? एसोसिएट माने लगा हुआ, लिंक कहते हैं, जुड़ा हुआ। जो क्लोज सरफेस होता है उसी से पूछा जाता है। अकॉर्डिंग एज फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with sphere होगा पहला ऑप्शन। इसमें पहला वाला ऑप्शन मत क्लिक करिएगा, कौन सा क्लिक करना है? डी वाला। ये लास्ट में लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो लिखने में भूल कर जाएंगे आप तो कहेंगे गास थ्योरम सिखाया गया है। गास थ्योरम सिखाया गया, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चार्ज नहीं दिए थे, चार्ज फॉर्म क्यों देंगे आप आंसर? डाटा दिया गया था लैम्डा के फॉर्म में, आर के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो उस रूप में आंसर लाइए। ये हटा दे रहे हैं। ये भी अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की, नहीं, क्यू तब होता जब पूरा पूरा रिंग का चार्ज अंदर पड़ता है स्फीयर। पूरा कहाँ है? नहीं है तो भाई मत लिखिएगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी। ऑप्शन में तो सब सही सही थोड़ी दिया जाए, चारों सही दे दे तो हम ही फंस जाएंगे। 2 एप्सिलॉन नॉट की, हमें तो इस पर भी शंका हो रही है, क्योंकि आधा पार्ट जब लाई करता तब ना ऐसा लिखते। आधा पार्ट लाई कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, रिंग का आधा पोर्शन स्फीयर के अंदर पड़ रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। तीसरा क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट की। चौथा 3 क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट की। अब बड़ी समस्या होगी, कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला? चलिए सी वाला ही करेक्ट है आंसर। सोल्यूशन जरा देखिए, हाफ पार्ट नहीं लाई कर रहा है, आधा पार्ट नहीं। जैसे आधा पार्ट लाई करता तो चार्ज भी क्यू बाई 2 हो जाता, तो नीचे एप्सिलॉन नॉट की लगा देते, दूसरा सही हो जाता। पूरा तो मान लीजिए दिखे रहा, जैसे ये बताइए, यही ना है, इसमें आधा पार्ट मतलब ये ऐसे इतना, आधा ये है आधा ये, लेकिन रिंग तो इतना ही पड़ रही है अंदर, बाकी ये इतना पार्ट हवा में आ गया कि नहीं, इतना पार्ट बाहर निकल गया। क्यू बाई 2 हुआ ना? क्यू बाई 2 नहीं हुआ, क्यू बाई 3 होता है। आंसर आप जान लीजिए कैसे होता है, उसका प्रॉपर जवाब सीख लीजिए और आंसर तो पता ही होगा। ये देखिए इसमें क्या है, ये तो मान लीजिए रेडियस है, दोनों सेंटर को मार्क किया गया, ये रेडियस है आर। अब आप बताइए यहां से अगर मिला दे, यहां से ये भी तो आर होगा। किसका सेंटर है? रिंग का। किसका बॉर्डर है?
है तो दोनों का, स्फीयर और रिंग दोनों का, तो लेकिन हम लोग रिंग के सेंटर से रिंग के बॉर्डर को मिलाएंगे तो रेडियस हुआ कि नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, अगर स्फीयर सेंटर से इस पॉइंट को मिला दें तो ये भी तो आर होगा, और इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60। जरूरी चीजों केवल हाईलाइट कर रहे हैं, फिगर एकदम ज्यादा गंदा ना होने पाए, भीड़ ना लगने पाए। 60 हुआ कि नहीं। उसी तरह से नीचे वाले यहाँ पॉइंट मिलाया तो ये एंगल भी कितना बनेगा जी। अब बताइए ये रिंग का कितना पोर्शन, रिंग का कितना पोर्शन अंदर पड़ रहा है, सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 120। समझ पाए, पूरे सर्किल के सेंटर पर, कंप्लीट रिंग के सेंटर पर कितना एंगल बनता है, 360, 360 बनता है, आज बन रहा है 120, 120 बन रहा है तो 12 3 36 तिहाई ही तो है। 120 वाले कई पार्ट बन सकते हैं, 3 पार्ट, इसका मतलब 1/3 पार्ट रिंग का अंदर लाई कर रहा है। समझ गए, रिंग का कितना हिस्सा अंदर पड़ रहा है, हाफ, 1/3, 1/3, तो 1/3 जब पार्ट लाई कर रहा है तो 1/3 चार्ज भी होगा, यानी अंदर का चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट कीमती बात को हल्के में लिख दिया तो फ्लक्स पूछा जाएगा, अंदर का चार्ज, और धीरे से, हम लोगों की अच्छी आदत है आप साले नाट के लिखने की, एकदम हल्के में हो गया, काम बन गया हम लोग का। समझ गए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं लगाना है जैसे और लोग लगाते हैं, आपको तुरंत अच्छे सवालों पर आ जाना है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखा जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कौन सा फिगर है, ये डिब्बे की तरह बना रहे हैं, पूरा बन जाए तब तो। कौन सा फिगर दिख रहा है, बनाना जानते ही नहीं। एक ऐसे छल्ला बनाई, छल्ला कटवाई, फिर कार्नर से कार्नर को, कोने से कोने को, कार्नर से कार्नर को मिला दिया, बन गया क्यों, एकदम अच्छा वाला। इसकी साइड क्या है, साइड लेंथ, साइड लेंथ चलिए ए लिख दिया, ये क्यूब है, देख रहे हैं। और यहां बाहर एकदम जस्ट इसी सरफेस को टच करता हुआ एक राड रख दिया, क्या है, राड, इसकी भी लेंथ क्या है, ए है, राड की लेंथ क्या है जी, और राड पर चार्ज, राड पर चार्ज, कितना चार्ज है पता नहीं भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है। अच्छा चार्ज आप बताइए कितना होगा, लैम्डा इंटू ए होगा। भाई क्यू नहीं दिया गया तो क्यू निकाल लीजिए ना, लैम्डा इंटू ए, लैम्डा में लेंथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही चीज है। और ये राड मूवेबल है, चल फिर सकती है, और ये कैसे चल रही है, एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वी वेलोसिटी चलना शुरू कर दे, है ना। तो आपको फ्लक्स किससे बताना रहेगा, क्यूब से, जो बाउंडेड एरिया वाला रीजन है, बाउंडेड सरफेस से, इसी बताना होता है। तो बताइए ये राड अगर चलना शुरू कर दे, आप बताइए फ्लक्स क्या होगा। नहीं हमको फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट फाई टी कर्व, फाई बोले तो फ्लक्स, टी क्या है टाइम, यही क्वेश्चन है, फाई टी कर्व। और फाई टी कर्व चार्ट दिया जाएगा, ऑप्शन में भी दिया गया, कर्व ही छोटा छोटा बनाकर चार्ट। तो पहला काम करिए, फाई निकाल तो लीजिए, फिर फाई और टाइम के बीच में देखिए पावर पर चेक करिए, 1 पावर तो स्ट्रेट लाइन, एक में सिंगल एक में डबल तो पैराबोला, दोनों में डबल तो तब तो 3 दरवाजे, कभी सर्कल कभी इलिप्स कभी हाइपरबोला, है ना। तो पहले फाई का एक्सप्रेशन हमें चाहिए कर्व प्लॉट करने के लिए। सिंस इस समय बताइए कोई फ्लक्स मिलेगा, कोई फ्लक्स नहीं, क्योंकि पूरा चार्ज बाहर है। और जैसे ही राड एंट्री कर गई, थोड़ा सा पेनिट्रेट कर गई, अंदर पहुंची, तो चार्ज कुछ आ गया कि नहीं, और चार्ज कुछ आ गया, और धीरे धीरे जैसे घड़ी की सुई क्लिक क्लिक कैसे टाइम पास करो, वैसे राड भी एंट्री कर रही है, और राड जैसे अंदर एंट्री करती जाएगी तो चार्ज भी तो उसके साथ में आ रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज की डिक्रीज, बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब पूरा एंट्री कर जाएगी तो मैक्सिमम एकदम सुप्रीमम,
लेकिन राड रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगला एक्शन, फिर राड बाहर जब चलना शुरू कर दे फिर से फ्लक्स डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब बताइए समय बढ़ रहा, अब बताइए, यानी इसका कर्व क्या होगा, एक बार बढ़ेगा फिर दूसरी बार घटेगा, घट करके जीरो हुआ फिर से कभी नहीं बढ़ेगा। समझ गया कि नहीं? कर्व के बारे में बेसिक आइडिया हो। कर्व बना रहेगा तो आप छाट लेंगे। आज बनाना शुरुआत से ही सिखा रहे हैं कैसे निकालेंगे। तो जनरल टाइम टी पर हम लोग निकाल रहे हैं अंदर का चार्ज। अंदर चार्ज के लिए क्या फार्मूला, लैम्डा इंटू चलिए डीएक्स कर दी, लैम्डा इंटू डीएक्स। ऐसे थोड़ा सा पार्ट एंट्री किया, अब थोड़ा सा पार्ट एंट्री किया तो कोई पूछे टी टाइम पर कितना पार्ट एंट्री करेगा, ये तो डिस्टेंस की तरह है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। समझ गए? अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू एल, लेंथ वाली, चलिए लेंथ ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा इंटू लेंथ। ए मत लिखिएगा, ए तो पहले शुरुआत में थोड़ा सा जाएगा फिर थोड़ा सा जाएगा। ए तो ए कितनी देर बाद जाएगा पता है, ए कितनी समय बाद पहुंचेगा, ए बाई वी टाइम बाद पूरी लेंथ एंट्री कर जाएगी। अरे भाई नॉर्मल फार्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए तो इनिशियल थोड़ा सा लेंथ एंट्री किया टी टाइम पर, तो ये लिख दिया लैम्डा यही है, और लेंथ माने डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, हो गया क्यू इंटरनल। अब अंदर का चार्ज जब आ गया, अब फ्लक्स लिखने में काहे की देरी भाई, अंदर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए फ्लक्स क्या आ गया, लैम्डा वी टी और बाई, हो गया काम। अब आप ही बताइए, देख के बताइए फार्मूला, फाई पर कितनी पावर 1, टाइम पर कितनी पावर 1, तो कैसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका संभावित जो कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन वाला कर्व बना दे रहे हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम, वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्लक्स है। पहले उठेगा फिर ऐसे गिरेगा, फिर कभी नहीं उठेगा, पहले बढ़ा फिर ऐसे घटा। अब कोई पूछे पीक या मैक्सिमम फ्लक्स कब मिला, कब माने कि टाइम वाली एक्सिस है, वही टाइम बताइए, टाइम कितने पर, ए बाई, कब फ्लक्स जीरो हुआ, एक बार तो शुरुआत में जीरो था, फिर कब फ्लक्स जीरो, इसी जस्ट डबल, इसका लोकेशन बताइए 2a बाई, समझ रहे होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। ये नीचे हमने लिखा है इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग जो टाइम पर जो टाइम एक्सिस वाला पॉइंट है a बाई वी, और यहां पर लिखा है 2a बाई वी। तो क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। कल गास थ्योरम को और ऊंचाई तक ले चलते हैं और हाई फाई चीजें सीखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।